नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है नवाब मलिक का। यह नवाब मलिक की बात करें तो नवाब मलिक को लेकर जो है इस समय अजीत दादा और फडणवीस के बीच में जो है राजनीतिक संघर्ष चालू हो गया है। मामला क्या है कि नवाब मलिक जो है पेरोल पे यानी मेडिकल लीव पे जो है बाहर आए हुए हैं जेल से, और उनके ऊपर देशद्रोही जैसा का आरोप लगा हुआ है। आरोप सिद्ध होने तक वो अधिवेशन में बैठ नहीं सकते, ऐसा फडणवीस जी ने लेटर लिखा है, और लेटर के ऊपर लेके जो है राजकीय घमासान हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मुद्दा आपकी तरफ आते हैं हम। सर, मुद्दा आपका मतलब कि पब्लिक का मुद्दा है, तो एक कमेंट आया हुआ है, एक मुद्दा है प्रमोद यादव का, थाना के रहने वाले हैं। उनका कहना है सर कि थाना स्टेशन पर थाना स्टेशन में लाखों की भीड़ होती है, वहां पर आने के बाद घोड़बंदर रोड पे उनका घर है। उनका कहना है घोड़बंदर रोड जब जाता हूं तो जितना मुंबई से आने में समय नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा समय हमको थाना स्टेशन से घोड़बंदर रोड पे जाने के लिए लगता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिर में? न तो ठीक से वहां पर प्लेटफॉर्म के पे सीढ़ियां ठीक से हैं, मतलब ब्रिज ठीक से नहीं है। दूसरा, बाहर आओ तो रिक्शा जहाँ तहाँ कहीं भी खड़ा रहती है, बाहर निकलने की जगह नहीं, पब्लिक को चलने की जगह नहीं है, और किसी तरह आप बस पकड़ लिए तो बस को निकलने के लिए ठीक से जगह नहीं है। सेटिस बना हुआ है, लेकिन सेटिस जहाँ खत्म होती है उसके बाद से तो फिर घोड़बंदर रोड पे जो ट्रैफिक जाम को लेके इतनी समस्याएं हैं कि उनको घर पहुंचने तक जो है आधी रात हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक खाली एक आदमी की समस्या नहीं है, मेरे ख्याल से हजारों लाखों की समस्या है। धन्यवाद सर प्रमोद जी, आपने इस मुद्दे को उठाया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस मुद्दे को हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन सर मेट्रो काम अनाप शनाप जगह किसी खड्डे खोद दिए हैं, ऐसे बैरिकेटर लगा दिए हैं कि उसको कम करके जो है मामले को सुलझाया जा सकता है। जहाँ एक गाड़ी चलती है वहाँ दो गाड़ी चलाया जा सकता है, लेकिन न कोई देख रहा है न सुन रहा है। ट्रैफिक वाले भी क्या करेंगे, वो बोलते हैं मेट्रो काम चालू है करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सफर करना पड़ता है लोगों को। तो सर अब आते हैं अपने मुद्दे पर। सर, ये नवाब मलिक का जो मामला है, आप क्या मानते हैं कि नवाब मलिक को जिस तरह से फडणवीस जी ने लेटर लिखा है कि ये जो देश के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि देश चलती रहेगी, लेकिन इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोही का मामला चल रहा है, जब तक उसमें कोर्ट से क्लीन चिट या उनको बरी नहीं हो रहे तब तक जो है अधिवेशन में बैठ नहीं सकते, खासकर सरकार के साथ नहीं बैठ सकते, ऐसा उनका आरोप है। मुझे पहले मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप मुझे लगता है कि फडणवीस के प्रवक्ता है, अभी जैसे संजय ठाकरे का प्रवक्ता है। मैं कुछ प्रवक्ता नहीं, मैं आपको प्रवक्ता समझ के कुछ सवाल पूछता हूँ, आप फडणवीस की ओर से उसके जवाब दीजिए। जी सर, देशद्रोह का जो मामला आप बोल रहे हैं जी इनके ऊपर, वो दाऊद के संदर्भ में, दाऊद की जमीनें खरीदने का आरोप है उनके ऊपर। अच्छा, तो दाऊद की जमीनें उन्होंने डायरेक्ट खरीदी दाऊद से या उसकी बहन से खरीदी? बहन से खरीदी होगी, हसीना पारकर से खरीदी। सर, अभी मेरा चचेरा भाई है जी, ये मेरा भाई है, वो किसी काफले में है और उसने उसका जमीन बेचने के लिए निकाला, तो उसका जमीन लेने से मैं इसका साथीदार बन जाता हूँ? नहीं, तो पैसा देके खरीदा है तो काम बन जाता हूँ। तो हसीना पारकर जो है उससे इन्होंने जमीन का व्यवहार किया, तो वो दाऊद से किया, ऐसा क्यों मानते हैं? सर, मैं पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नहीं बोल पाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दाऊद की कितनी प्रॉपर्टी होगी सर, मुंबई में रही होगी, बताइए फिर। दाऊद की प्रॉपर्टी अनाप शनाप जगह थी, उसको पुलिस ने डिटेक्ट किया, फिर उसको ऑप्शन में लगाया। बहुत से बार जो है प्रॉपर्टी जो क्रॉपर्टी मार्केट तरफ थे, जो बड़े बड़े जगहों पर थे, जो बहुत हॉट जगह पे जो प्रॉपर्टी थी, उसको खरीदने के लिए कोई नहीं आया, गवर्नमेंट ने उसको सील किया। कुछ जगहों पर जो है कुछ लोगों ने खरीदा है। अभी मामला थोड़ा फ्लैशबैक में अगर जाएंगे सर, तो नवाब मलिक ने जिस तरह से आरोप लगाया था, किसके ऊपर, अमृता फडणवीस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, बहुत सारे लोगों पर नहीं, उनके ऊपर खासकर आरोप लगाया था कि ये इनके एक फोटो दिखाया था, उन्होंने किसी गैंगस्टर का फोटो दिखाया था, बोले दाऊद के आदमी के साथ में इनका फोटो, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो उसी के रिवेंज में जो है नवाब मलिक का पूरा चिट्ठा निकाला गया बाहर। कुर्ला में एक जमीन थी जो हसीना पारकर से जो इन्होंने खरीदा था। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं वो तो उतना डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी इनका
नवाब मलिक ने खरीदा था उसको, लेकिन वो इलीगल तरीके से खरीदा था कि क्या था, उसी में जो है उस पर देशद्रोही का मामला लगा दिया गया। खरीदने की प्रोसेस लीगल थी जी। उसमें जिस आदमी से लिया हसीना पारकर, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसा गवर्नमेंट का रिपोर्ट था करके वो ऐसा इनडायरेक्टली इससे जोड़ा करके वो देशद्रोह का मामला बन गया। सर अभी इसमें और एक सवाल आता है कि नवाब मलिक जी अगर शरद पवार गुट में जाते हैं और उनके ऊपर ये बोलते कि भाई उनको तुम्हारे साथ मत बिठाओ, तो शरद पवार क्या बोलते शरद पवार तो अभी तो अपोजिशन ग्रुप में है ना सर। ना, तभी क्या बोलते वो क्या बोलते, वो कुछ नहीं बोलते, वो तो वैसे भी सरकार में थे तब भी कहाँ कुछ बोले सर। इसमें नवाब मलिक जब सरकार में थे और उनके ऊपर आरोप लगा, FIR भी दाखिल हुई, तो सरकार ने मंत्री, जब महाविकास अघाड़ी सरकार थी तो क्या मंत्री पद से हटाया इनको? वही पूछने वाला था। नहीं हटाया ना सर, वो सरकार चली गई जी, इनका मंत्री पद नहीं चला गया। जेल में गए तो भी मंत्री थे, जेल में जाने के बाद भी अगर वो मंत्री है। अनिल देशमुख मंत्री नहीं रहे, ये रहे। तो उस समय इन्होंने उसके बारे में जो, और यही आरोप था, ऐसा नहीं कि कोई नया आरोप लगाया गया बाद में देशद्रोही। नहीं ना। दूसरी एक बात है कि जामीन पे छूटने के बाद जी आपके विधानमंडल में एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं, मगर 150 तो लोग ऐसे हैं जो जामीन पे छूटे हैं जिनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सर आरोप करने के लिए कुछ भी होता है ना, बलात्कार के भी आरोप है किसके ऊपर। सर कोई विधायक तो ऐसे है जिनके ऊपर बलात्कार से लेके दरोड़े तक, चोरी तक सभी मामले, भ्रष्टाचार के मामले तो बहुत ही है जी, पर दरोड़े के मामले भी है। जेल में चुनाव लड़के जेल से नहीं किया तो और बात है। अभी खाली नवाब मलिक के बारे में बोलना है तो उनको आमदार की उनकी कैंसिल की है क्या कोर्ट ने? नहीं, तो वो आमदार करके आ सकते क्या? विधायक बन के आ सकते, वो विधायक के नाम से, विधायक के नाम से ही आए ना सर, आए ना, तो आए ना अंदर जी। तो अभी कहाँ बैठेंगे जी, वो उनका अधिकार है या फडणवीस का अधिकार है? ये उनका अधिकार है, उनके जो पार्टी का व्हीप है उनका अधिकार है। नहीं, वो जिस पार्टी में जाना चाहेंगे उसमें जाने का स्वातंत्र उनको है ना जी। तो वो गए अजीत दादा के साथ। तो फडणवीस के पार्टी में जो बदनाम लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, देशद्रोही नहीं है ना सर। बलात्कार भी द्रोह ही होता है। देशद्रोह की व्याख्या क्या करते हैं? देश की नारी के ऊपर बलात्कार। इन्होंने जो इन्होंने लेटर लिखा है वो देशद्रोही के हिसाब से लिखा है कि देशद्रोही का आरोप जैसा। तो प्रफुल्ल पटेल का क्या करेंगे, इकबाल मिर्ची वाले? प्रफुल्ल पटेल जब लोकसभा के संसद में जाएंगे तब, या राज्यसभा में जाएंगे तब वहां का इश्यू उठाएंगे, वो हो सकता है उठाए वहां पर। सर तो अभी नहीं गए ना, ये क्या है ना जी, ये उनकी मजबूरी है। किसकी? फडणवीस की और शिंदे साहब की, क्योंकि इतना हमला फडणवीस साहब ने उनके ऊपर कर दिया है। तो सरकार में अभी सर लोग आज भी पूछते हैं ना भाई, 75,000 करोड़ का गाफला ये मोदी ने बोलने के बाद 3 दिन के अंदर आपने अजीत दादा को उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया, जबकि सरकार सही सलामत चल रही थी, कोई जरूरत भी नहीं थी। हाँ, तो ये अभी सबक सीखे हैं कि भाई अजीत दादा के बारे में हमने जो गलती की, तो यहाँ कम से कम ये नहीं करते। सर ये नवाब मलिक को पहले जमानत मिलती ना अजीत दादा फूटने से पहले, तो ये मंत्रिमंडल में होते, 100% मंत्रिमंडल में होते। अजीत दादा के साथ जाते, मंत्रिमंडल में होते। हमने वीडियो बनाया था ना सर, हाँ उसमें बोले थे कि अभी उनकी जमानत हो जाएगी, अब इनको मंत्री भी बनाएंगे जी। तो सर कैसे है ना कि आरोप सिद्ध हुआ है सर अभी तक? हाँ नहीं ना, कितने आरोप है अभी नहीं सिद्ध हुए है ना? नहीं, ये देशद्रोही का जो आरोप है, हाँ, जमीन खरीदने का, कहाँ आरोप सिद्ध होने तक आरोपी ही रहता है खाली, वो हाँ, अपराधी नहीं बनता, अपराधी नहीं बनता है। तो आप उनको और आरोपी अजीत दादा को आप कैसे बोलेंगे कि उनको किसको लेना है किसको नहीं लेना है? सर बाला साहब ठाकरे ने तो यहां तक बोला था कि दाऊद तुमचा तर गवळी आमचा। ये तो शिवसेना की ऑफिशियल पॉलिसी थी जी, दाऊद तुमचा तर गवळी आमचा, है कि नहीं? तो इसमें ऐसा है कि ये अगर ये नहीं करते तो लोग इनको ही बोलते थे ना कि अरे कल तक तो तुम इनको देशद्रोही बोले, अभी क्यों लिया? तो ये सर कैसा होगा ना कि अजीत दादा से बात, सर इनको लेटर लिखने की जरूरत है क्या?
वो बाजू में दिन भर बैठे थे. बाजू में कान में बसत अरे अजितदादा काय करतात आमची तुम्ही? वाट लावताय तुम्ही. आम्ही त्याची एवढी हे केली. मग अजितदादांनी सांगितलं सर एक पत्र लिहून टाका ना. काय करायचं ते पत्र लिहा. तुम्ही तुमचं क्लिअर करून घ्या ना. तुम्ही मारण्यासारखं करा, तो रडल्यासारखं करेन, मी बचावल्यासारखं करेन. मी म्हणेल कसा मुद्दा आहे तो, त्याने कुठे जायचं त्याने ठरवावं. बोले ना उनके प्रतोष जो है भोसले वो बोले कि उनका निर्णय है, हम क्या बोल सकते हैं. बताओ करके क्यों बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे जी. नवाब मलिक और होशियार है. हाँ वो बोला मैं उधर बैठ रहा हूँ मगर मैं तो तटस्थ हूँ ना, मैं पावर गट में हूँ ना अजीत दादा गट में हूँ. तो अजीत दादा को क्यों बदनाम कर रहे हैं. वो तो अजीत दादा का बचाव करने आ गए. बोला मैंने नहीं डिक्लेयर किया कि मैं अजीत दादा के साथ, मेरे को बैठने की जगह नहीं थी तो मैं वहां बैठ गया. आप ऐसी एक नई जगह निर्माण करो जो दोनों में नहीं है. अपक्ष जहां बैठते हैं वहां मेरे को जगह दे दो, फिर वहां बैठता हूँ. मेरे को लगा अजीत दादा के पास बैठना है. और मैं राष्ट्रवादी का सदस्य हूँ क्या अपक्ष हूँ, ये पहले मुझे बताओ. क्या हूँ, अपक्ष नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी का सदस्य हूँ. अभी असली राष्ट्रवादी कौन, इसका निर्णय चुनाव आयोग में बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में बाकी है, लेकिन ये दावा करते हैं असली तो और विधानसभा में भी बाकी है. दावा तो अजीत पवार कर रहे हैं मेरा असली है. हाँ तो तो अगर असली है वहीं जाऊंगा कि नकली है उसके पास जाऊंगा. असली पास जाऊंगा. मेरा फर्ज बनता है राष्ट्रवादी का आमदार करके कि इधर जाऊं मैं, है कि नहीं. ये फडणवीस को पहले ही सोचना चाहिए था कि अगर मैं नहीं ये सर अजीत दादा को साथ में ले रहा हूँ तो ये सब होने वाली है. सर ऐसा है ना जी कि इनको भी मालूम है, मगर कल लोग इनको बोलेंगे ना, गाली देंगे ना, बोलेंगे नवाब मलिकच्या बरोबर बसता ना तुम्ही, सरकारवाद है. विरोधी लोग ही बोलेंगे देशद्रोही का आरोप सर लगाते हैं. अभी उल्टा हो रहा है. बैठते अभी कैसे है ना, फडणवीस ने लेटर लिखा तो सुप्रिया सुळे ने बोला कि वो आमदार है राष्ट्रवादी के तो उनको कहीं भी बैठने का अधिकार है. मतलब सुप्रिया सुळे ने उनकी साइड ले ली, बाकी भी बोले उनकी तरफ से. सर ये कैसा है ना कि ये एक बहाना बनाना पड़ता है. उनकी भी मजबूरी समझ लो ना फडणवीस साहब की. सर बाजू में बैठ के दिन भर बातें की है तो इसके बारे में वो अकेले में बोल सकते थे, मगर उन्होंने लेटर क्यों लिखा, इसके लिए कि भाई ऑन रिकॉर्ड रखता हूं मैं. कई बार बोलते हैं ना हम लोग भाई ऑन रिकॉर्ड में असं ठेवतो, प्रत्यक्षात काय चाललंय ते चालू दे, बसत नाही तुमच्यावर, आम्हाला काय फरक पडता. तुम्ही खरंच अजून मंत्री बनवणार आहेत. आणि कल अगर अजित दादा बोले कि मंत्रिमंडल में तुमने मेरे को 2 सीट दी है तो वहां किसको लेना है मेरा चॉइस है, मैं तो मंत्रिमंडल छोड़ के जाता हूं मैं लोकसभा के पहले. तो ये बोलेंगे ठीक है एक काम करो कि उनसे एक ये ले लो कि शपथ पत्र की मैं नहीं हूं. वो तो बोलेंगे कोर्ट में दूंगा, तुमको क्यों दूंगा, और मंत्रिमंडल में ले लो. सर अजीत दादा ने अगर ठान ली ना तो अजीत दादा हट्टी है, बोलेंगे आप बैठने की क्या बात करें, मैं मंत्रिमंडल में लेता हूं उसको, बोलेंगे वो बोलेंगे कोर्ट में साबित हुआ है क्या, आपके यहाँ इतने पढ़े लोग उनमें से जामीन पे कितने हैं. सर ऐसी बात अगर बोलने जाएंगे जी तो सोनिया जी और राहुल जी भी जामीन पे ही है नेशनल हेराल्ड मामले में. इनका आरोप मैं बार हाँ देशद्रोह के नाते ऐसा बोलिए. देशद्रोह का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर क्लीन चिट नहीं मिली है, इसलिए तो क्लीन चिट मिलेगी ना, जब मिलेगी तब बैठो. सर तब तक आरोपी को आप अपराधी मानते हैं क्या. क्लीन चिट मिलेगी 10 साल के बाद तो 10 साल ये अपराधी देशद्रोही माना जाएगा. अब इनके हिसाब से तो वही है सर. हाँ इनके हिसाब से तो वही है आज के हिसाब से, अपनी नाक बचाने के लिए, नाक कटे नहीं करके. ये अगर कोई और देशद्रोही आता था, सर ये तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ बैठते हैं ना कश्मीर में मुख्यमंत्री पद के लिए, बैठे कि नहीं बैठे, तो वो क्या देश प्रेमी है क्या देशद्रोही है. मुफ्ती मोहम्मद कौन है, देशद्रोही है कि नहीं, बोलो मुझे एक शब्द में, है कि नहीं. वो किसकी साइड लेती है, किसकी देशद्रोही इनकी साइड लेती है कि नहीं. तो उसके साथ तो आप सरकार बनाते हैं, उसको अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं बीजेपी वाले, है कि नहीं, बनाया कि नहीं बनाया. तो वो देशद्रोही के साथ आप मुख्यमंत्री बनाते हैं मुफ्ती मोहम्मद के साथ. और यहाँ बोलते हैं वो इसके ऊपर तो आरोप हुआ है, कोर्ट में सिद्ध भी नहीं हुआ है कि वो देशद्रोही है. कल अगर छूट गया ना ये तो ये तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन केस करेगा कि आपने मुझे बदनाम किया, है कि नहीं. मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, ये पॉलिटिकल गिमिक है, बहाना है जी. इनको भी मालूम है कि हमारे ये कहने से अजीत दादा मानते बंदे नहीं है. सर उधर एक एक आमदार अभी काउंट हो रहा है और ये मुस्लिम है, ये बात याद रखो. और राष्ट्रवादी का जो आधार है उसमें सेक्युलर वोट जो है उसमें अगर सर आप ये समझ लो अजीत दादा की पंचायत समझ लो, फडणवीस की पंचायत तो हो गई, उन्होंने लेटर भेज के खुला हो गया. वो बोला मैंने लेटर लिखा, अभी मेरा काम हो गया, मैंने निषेध किया, खत्म.
अजीत दादा को अगर इनको निकाला तो अजीत दादा के पास दूसरा कौन मुस्लिम है? कौन है लीडर? कोई नहीं है। कोई नहीं है, एक ही है ये, और ये कट्टर मुस्लिम लीडर है। तो है ना सर, हसन मुश्रिफ। हाँ हाँ, हसन मुश्रिफ है। यस, हसन मुश्रिफ है, हसन मुश्रिफ। मगर वो कट्टरतावादी नहीं ना, ये कट्टरतावादी माना जाता है। मुंबई है। हाँ, मुंबई है, तो इसके लिए उनको भी जरूरी है सर। ये ना पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, नाटक है, तमाशा है। इनको भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, और ये सब समझता है। वो देखो ना कितना हंसमुख बैठा है सुबह से। नवाब मलिक का फोटो देखा आपने टीवी? मैंने देखा, वो हंसमुख बैठा है। उसको मालूम है ये सब नाटक करना चाहिए। अजीत दादा ने भी बोला था, मेरी पंडित से बात हुई है, मैंने उनको बोला एक लेटर लिख दो, आप छुट्टे हो जाओ उससे, क्या करना है उसका हम देख लेंगे, वो बैठेगा हमारे साथ। उसको तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है अभी जी। 3 महीने के बाद शायद वापिस भी जाना पड़ेगा, पैरोल पे 3 महीने के, वो अंदर भी जाएगा फिर क्या है। और छुटने के लिए तो उसको 5-10 साल अभी बाकी है। हाँ सर, वो सब बाकी जो थे पहले वो भी ऐसे चलते हैं ना, छुट्टे ये करते हैं। तो सर ये कोई नहीं, राजकीय स्टंट करना पड़ता है उनको, उनकी मजबूरी तो क्या लगता है सर, अभी जो विधानसभा का टिकट का बंटवारा होगा तो उसमें भी इंटरफेयर होगा कि इनको टिकट मत दो? हाँ, वो बोलेंगे ना, फडणवीस एक लेटर और लिखेंगे हाँ कि इनको टिकट मत दो, और अजीत दादा दे देंगे, क्योंकि 6-8 महीने बाद ही चुनाव है। तो अजीत दादा उनको जाए तो ये बोलेंगे तुम अपक्ष करके खड़े रहो ना, हम मदद करते हैं। वो पूरे मतदार संघ से चुन के आएगा, अपक्ष खड़ा रहे या ये रहे जी, वो चुन के आएगा। ये वो बोलेंगे तू अपक्ष करके खड़ा रहे। नमूने के लिए हमारे पास वो सीट करते हैं और ऐसा बुद्धू आदमी दे देते। सर ये हम करते थे थाना में, थाना में करते थे, तो वहां तो वो बोलेंगे हम ऐसा एक फालतू आदमी दे देते हैं कि जिसको 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। या तो उनके भाई दे देगी। उसका उनका भाई भी तो है नवाब मलिक का। नहीं, नवाब मलिक को ही देंगे। अच्छा, हाँ सर, उसका देशद्रोह साबित थोड़ा हुआ है, और देशद्रोह के आरोप किसके पे नहीं हुए हैं? बहुत सारे लोगों पे हुआ है। सर जो भी अंदर जाता है उसको देशद्रोह दे। सर मल्ल्या देशद्रोही के देश प्रेमी है, विजय माल्या। हाँ, और कल अगर सरकार बदली हो गई तो अदानी भी देशद्रोही जाहिर हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर सरकार बदलती है, बदलने वाली नहीं है, मगर राहुल गांधी की सरकार आती है तो अदानी को घोषित करेंगे, अंबानी को नहीं करेंगे, अंबानी दोनों तरफ है। अच्छा, हाँ, मगर अदानी को देशद्रोही घोषित करेंगे, अभी भी वो बोलते हैं। तो ऐसा है मामला, जब तक कोर्ट से निकाला नहीं है ना, तब कोई देशद्रोही नहीं, कोई देशप्रेमी नहीं। आपको सिद्ध करना होगा उसने व्यवहार किया, इसके लिए ये नहीं कर सकते। पर फडणवीस ने जो किया वो फडणवीस की भूमिका में सही है, सही। अजीत दादा जो कर रहे हैं वो उनकी भूमिका से है। शिंदे साहब ने जो किया, शिंदे साहब भी अपने हिसाब से बराबर है जी। उन्होंने फडणवीस को बोल दिया कि भाई एक लेटर लिख लो, मामला खत्म करो। लेटर लिख दिया, मामला खत्म हो गया सर। अभी मीडिया वाले चला रहे हैं। क्या अभी भी बैठे हैं वो? कौन? सत्ता पक्ष के साथ बैठे ना अभी। अच्छा, अभी मैं देख के आया, उधर ही बैठे, और वो शानपड़ा से बोल भी गए कि मुझे बैठने का स्वातंत्र है, मैं राष्ट्रवादी का मेंबर हूं, तो मुझे उनके साथ नहीं बैठूंगा तो व्हिप जारी हो जाएगा। हाँ, इसके लिए मुझे बैठना पड़ा। ये तो सरकार मैं तो तटस्थ हूं, मैं तटस्थ हूं। सरकार में लेने से पहले सोचना चाहिए था कि ये चीज होने वाला है। हाँ, नहीं, सरकार को अजीत दादा को लेने पहले सोचना चाहिए था कि मोदी 2 दिन पहले 75,000 करोड़ का आरोप इसके ऊपर कर चुके हैं। सोचना चाहिए, अजीत दादा को लेते हैं आप। जी। अच्छा, तो ये बात है क्या सर, देशद्रोह से बड़ा मामला नहीं, 75,000 खाना नहीं, देशद्रोही से बड़ा मामला ही नहीं, 75,000 खाना बड़ा मामला नहीं, छोटा मामला, छोटा मामला है। ठीक है, फिर फडणवीस की सही है, वो सब खाते हैं इसलिए सब लिखा है। अच्छा, ओके, सब खाते हैं। अच्छा, तो देश से गद्दारी ये नहीं होती कि पैसा खाया। देशद्रोही अलग बात है। हाँ, अच्छा, देशद्रोही मतलब बॉम्ब डालना जरूरी है? बॉम्ब डालने वाले के साथ में भ्रष्टाचार करना देशद्रोह नहीं होता है क्या? आप दाऊद के साथ में अगर बिजनेस करोगे तो आप देशद्रोही तो कहे जाओगे ना सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो फडणवीस अपनी जगह सही है, शिंदे अपनी जगह सही है, अजीत दादा अपनी जगह है, और नवाब मलिक जो है वो अपनी जगह सही है। सब सही है, हम ही गलत है। चलो, धन्यवाद सर। तो हमारा जो मुद्दा जो मैंने शुरू किया हूँ, ये मुद्दा आपका है, उसके तहत जो है आपकी जो कोई भी शिकायत रहे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स पे जो है शिकायत लिखिए। सर हम नवाब मलिक की साइड नहीं ले रहे हैं, तो कमेंट में आ जाएंगे आप देशद्रोही की साइड ले रहे हैं। हम खाली ये पॉलिटिकल गेम है, ये याद रखो, इतना। तो आपके शिकायत के साथ साथ जो है नाम और आपका कहाँ से आप हैं, मोबाइल नंबर और जिला भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे तो और अच्छा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। का मोबाइल एक बार बता भी दीजिए। मेरा नंबर है सर, मोबाइल में इसमें आता है डिस्प्ले में, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स व्हाट्सएप भी करना है, कमेंट मत करो, एक दिन में फोन लेते रहेंगे क्या? कमेंट बॉक्स में आपको लगता है कि कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी हमें पर्सनल भेज सकते हैं, उसको हम अपने चर्चा में ले सकते हैं। तो
बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।